वेलकम एवरीवन। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा स्कूल। मे आई कम इन मैडम। एक स्कूल का पहला सेंटेंस यही होता है, छोटे बच्चे जो भी होते हैं, मे आई कम इन मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। आप जितनी बार चलेंगे, जितने बच्चे आएंगे, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, वो आवाज़ आपके कान में इको करेगी। और ये आवाज़ हर स्कूल में, हर टीचर, हर प्रिंसिपल, उनकी लाइफ का एक हिस्सा होती है। अगर ये आवाज़ उनको नहीं सुनाई दे, उनका दिन पूरा नहीं होता है। किसी भी स्कूल में, चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीचर हो, किसी कोई भी सब्जेक्ट टीचर हो, उनका एक पैशन होता है। ये जो बच्चे मेरी क्लास में हैं, उनको ग्रूम इन करना, ग्रूम आउट करना, हर एक बच्चा उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, चाहे हम कुछ भी कह दें अपने एजुकेटर्स को, लेकिन हर बच्चा उनका अपने बच्चे के बराबर होता है। टुडे इन आवर शो वी हैव इनवाइटेड डॉक्टर वैशाली मैडम, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एंड एजुकेटर सिंस लॉन्ग। मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आप इतने सालों से एजुकेशन सेक्टर से अटैच्ड हैं। आपने अपना आई थिंक जो करियर स्टार्टअप जो किया था, ऐसे टीचर किया था, या आप उससे पहले कुछ और थे, किसी और करियर को आपने चूज़ करा था? नहीं सर, मैं शुरू से ही टीचिंग लाइन में ही हूँ। जब मैंने एज अ करियर अपना स्टार्ट किया था, जब मैंने नर्सरी टीचर से शुरू किया था, राइट। उस वक्त में सिलेक्शन हुआ था मेरा पीजीटी के लिए। बट जो मेरे ओनर थे स्कूल के, जिन्होंने मुझे चांस दिया था, उन्होंने मुझे कहा कि दैट आपको पहले छोटे बच्चों को पढ़ाना है। अगर आप उसको पढ़ा पाई तो फिर हम देखेंगे कि आप सीनियर विंग को पढ़ा पाओगे, बड़े बच्चों को पढ़ा पाओगे। राइट। तो मैं आपको सिर्फ एक चांस दे रहा हूँ, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करते हो वो आप पर डिपेंड करेगा। तो मुझे एक नर्सरी की क्लास मिली। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके। बड़े बच्चों को पढ़ाना बहुत ईजी होता है, बट छोटे बच्चों को पढ़ाना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक देम लर्न, मेक देम अंडरस्टैंड। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। तो वो काफ़ी मुश्किल रहा मेरे लिए, चैलेंजिंग, इट्स वेरी चैलेंजिंग। बट जैसे जैसे टाइम गया, 1 month 2 month, मुझे वहाँ पर मज़ा आने लगा। ओके। और जैसे ऑलमोस्ट 6 month कंप्लीट ही हुए थे, उन्होंने मुझे बोला ओके नाउ यू आर रेडी टू टीच। ओके, राइट। तो वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। आपकी जर्नी शुरू हुई वहाँ से। यस। आज आप प्रिंसिपल हैं। आप एज ए प्रिंसिपल क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, और जो आपको कम करने के लिए आप क्या स्टेप्स उठाते हैं उसके लिए? सो बेसिकली एजुकेशन इन स्कूल, इनके 4 पिलर्स हैं। राइट। पेरेंट, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर, राइट, एंड स्टूडेंट। जब इन सबका एक बॉन्डिंग होती है, तब जाकर हम एजुकेशन दे पाते हैं। बेसिकली हमारा फोकस होता है बच्चे। तो इन सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। राइट। पेरेंट को अपना कंट्रीब्यूशन देना है, टीचर्स को अपना कंट्रीब्यूशन देना है, मैनेजमेंट को फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ देनी है बच्चे को, और स्कूल प्रिंसिपल को इन सब को एक साथ लेकर चलना है। राइट। ताकि बैलेंस रहे। और वो बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है टू बिकम अ चाइल्ड फ्यूचर रेडी। उसके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस मैडम, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेरेंट के दिमाग में भी रहता है, वो ये है कि हाउ टू प्रमोट डिसिप्लिन। बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, बच्चा कंट्रोल में नहीं है। उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए स्कूल्स क्या स्टेप लेता है जिससे कि वो एक ट्रैक जो है ना, एजुकेशन भी उसकी प्रॉपरली स्मूथली चलती रहे और वो डिसिप्लिन में भी रहे, चाहे वो घर हो चाहे वो स्कूल हो। मे बी वो स्कूल में डिसिप्लिन रहता है, हो सकता है वो घर पे वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता। एज ए स्कूल आप क्या स्टेप उठाते हो कि वो डिसिप्लिन में रहेगा? विद एग्जांपल्स अगर आप कुछ दे सकें तो। सर एग्जांपल्स तो बहुत हैं, पर डिसिप्लिन
ये कोई वर्ड नहीं है जिसको हम जनरली एक सिनेरियो है कि डिसिप्लिन मतलब एक केज, फियर कि कुछ है और किसी चीज़ को डर से रोका जाएगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट। डिसिप्लिन जो है वो बच्चों में बचपन से इनकलकेट करते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को सुबह उठाता है, 5 बजे उठा के रेडी करता है, स्कूल का टाइमिंग सुबह ही है, ऐसा नहीं है कि 9 बजे है, 10 बजे है, 11 बजे है। स्कूल का टाइमिंग जनरली 7:30 से लेकर 8:30 मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को हमें डिसिप्लिन सिखाना है। तो हमारा स्टेप तो घर से ही शुरू हो जाता है। जब मदर सुबह उठकर अपने बच्चे के लिए खाना बनाती हैं और उनको रेडी करती है एवरीडे स्कूल जाने के लिए, तो डिसिप्लिन वहाँ से शुरू होता है। फिर वो डिसिप्लिन बच्चा राइट टाइम पर स्कूल में आता है, उसको हम पंक्चुअलिटी बोलते हैं। पंक्चुअलिटी जब बच्चा वो सीखता है तो ये पंक्चुअलिटी उनके थ्रू आउट द फ्यूचर काम आती है। जब वो करियर बनाते हैं, जब वो किसी फील्ड में होते हैं, उन्हें पता होता है कि यस कि मेरा काम ये है, मुझे ये करना है, मुझे इसके लिए सुबह उठना पड़ेगा। तो स्कूल्स तो सर शुरू से जब से बच्चा अपनी मदर के लैब से बाहर आता है, उसकी गोदी से नीचे उतरता है, तो सीधा स्कूल में गेट में एंट्री करता है। बिल्कुल सही बात। वहाँ से हम डिसिप्लिन शुरू करते हैं। उसके बाद वो क्लास में जाता है। क्लास में पहले ऐसा होता था कि डिसिप्लिन को जोड़कर फियर से देखा जाता था कि दैट ये हमें करना ही करना है। बट मेरा खुद का पर्सपेक्टिव ऐसा है कि जब बच्चे को हम डिसिप्लिन नहीं, हम उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन बनाते हैं एज अ स्कूल। ओके। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब मैं जनरली जब भी कोई ऐसा केस आता है, जैसे आपने एग्जाम्पल पूछा, तो मैं कभी बच्चे को ये नहीं कहती कि ये गलत किया, देखो आपने क्या किया, इसमें आपकी गलती है, ये आपने क्यों किया। मेरी शुरुआत यहाँ से होती है, बेटा आओ आपने जो किया उसको देखते हैं, सारे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, डिफरेंट तरीके से उसको प्रेजेंट करने का है। तो उसको वो कनेक्ट करना कि ये आपने क्या किया और इससे हार्म किसको हुआ, किसको चोट पहुंचाई आपने, किसको आपने हार्म किया, चाहे वो बच्चा हो या कोई पर्सन हो या किसी की फीलिंग्स हो। राइट। तो वहाँ से शुरुआत करती हूँ मैं हमेशा कि बेटा पहले मुझे ये नहीं कि आपने क्या गलत किया, आपने क्यों किया, वाई, और आपने किसको दुख पहुँचाया। जब दुख पहुँचाया उसके बाद फिर हम इसको कैसे ठीक करेंगे। ओके, सॉल्यूशन आल्सो वी आर गिविंग। यस। तो उसकी बच्चे की बहुत सारे तरह के केसेस आते हैं बच्चों के डीलिंग में कि बच्चा कुछ गलती कर रहा है। एक छोटी गलती होगी तो हमें इस तरीके से डील करना चाहिए, एक बड़ी मिस्टेक है तो हमें यहाँ पर इस तरीके से फॉलो करना है, और एक बहुत कुछ ज़्यादा कुछ हो गया है तो फिर मुझे थोड़ा जो मेरा नज़रिया होगा या मेरा स्टेप होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, ताकि वो बच्चे के फ्यूचर मेकिंग में हेल्प करे। ऑब्वियसली। तो ये अलग अलग बच्चों पे इंटरेक्शन और केसेस पर डिपेंड करता है कि वो बच्चे ने क्या मिस्टेक की है। ऑब्वियसली किस लेवल की मिस्टेक करी है उसने। या हम हमेशा सॉफ्ट नहीं हो सकते, हम हमेशा हार्ड नहीं हो सकते, तो हमें एक मिडवे भी चूज करना होता है। मिडवे भी चूज करना। तो ये डिपेंड करता है बच्चे का। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इनडिसिप्लिन के मेन कॉजेज हैं वो है बच्चों को ना सुनना। प्रॉब्लम ही वहाँ से कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ना सुनना मतलब कि उसकी जो क्वेश्चंस है उनका आंसर ना मिलना। यस, बेसिकली कन्फ्लिक्ट होते क्यों हैं? कोई हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर होती है, हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस होता है, या हमने जो गलती की होती है वो गलती करने के बाद कोई सुनता नहीं है, या गलती होने से पहले नहीं सुना जाता। तो एक मेजर स्टेप उठा लेता है बच्चा। फिर मेरा पर्सपेक्टिव रहता है कि पहले मैं सारी चीज़ों को ज्वाइन करती हूँ। मीन्स उसने वो मिस्टेक की तो क्यों की, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। फिर मैं टीचर को इन्वॉल्व करती हूँ कि टीचर का पर्सपेक्टिव क्या था, उसमें टीचर ने क्या देखा, और फिर उसके बाद उसके जो पीयर्स होते हैं, ग्रुप पीयर होता है, उसमें वो बच्चे उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, उस मिस्टेक को लेकर क्या बोल रहे हैं। तो पहले मैंने सारे फैक्ट्स कलेक्ट कर लिए। उसका क्लैरिफिकेशन भी आपने उसको इन्वॉल्व कर लिया कि वो क्लैरिफिकेशन क्या दे रहा है। फर्स्ट मतलब जब मेरे पास कोई कंप्लेंट आई, मैं कभी भी डायरेक्टली बात नहीं करती। पहले मैं उसने वो क्यों किया, उसकी जो ग्रुप पीयर ग्रुपिंग है उसमें क्या उनके फीडबैक्स हैं, टीचर का इन्वॉल्वमेंट क्या है, देन पेरेंट को बुलाते हैं।
पेरेंट को पहले ये समझाना कि बच्चे ने ऐसा किया, उसके बाद क्यों किया, उसके बाद वो मेजर्स आते हैं कि हम उसको सेल्फ डिसिप्लिन में कन्वर्ट कैसे करेंगे. ओके. अगर ये नॉर्मल है कि अगर मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं किया और जाकर मैंने बोल दिया बेटा आपने ये गलती की और आपको इसका ऐसे ऐसे पनिशमेंट दे देते हैं, तो आधे टाइम तो बच्चा ये समझेगा कि अच्छा मैंने गलती करी नहीं है, ये ज़बरदस्ती मुझ पे इम्पोज कर रही हैं. Right. तो इसलिए हमें सारे वेज से हमें पर्सपेक्टिव लेकर, सारी छानबीन कर सारे एंगल्स लेकर तब बच्चे के सामने हम रिप्रेजेंट करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स. इसके अंदर मेरा एक क्वेश्चन है मैम, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. हम सोचते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट को ही डिसिप्लिन में रखें, लेकिन कई जगह हमने देखा है कि टीचर्स भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो डिसिप्लिन के दायरे से बाहर होता है. सपोज करो जब आप क्लास में गए हैं, आके देखा दूर से देखा क्लास चल रही है लेकिन व्हाट्सएप भी चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है, दैट कम्स अंडर इनडिसिप्लिन. क्योंकि क्या इनडिसिप्लिन सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो सकता. व्हाट आई फील लाइक, गलती कहाँ से स्टार्ट होती है, हो सकता है सामने वाला भी गलती कर रहा हो, उस केस को आप टीचर को भी इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में लाते हैं या कैसे उसको करेक्ट करते हैं? ये बहुत चैलेंजिंग मतलब क्वेश्चन है एक्चुअली. ओके सर, ह्यूमन है, बच्चा हो बड़ा हो, गलती तो किसी से भी होती है. गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है. एंड व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है कि दैट एक बंदा, एक टीचर, एक बच्चा, एक ह्यूमन, एक इंसान पूरी ज़िंदगी सीख रहा है. अगर उसने सीखना बंद कर दिया, गलती करना बंद कर दिया, तो वी आर नॉट ह्यूमंस. हाँ, वो चीज़ है. ठीक, अब आप टीचर पर आइए. टीचर गलती करते हैं, ऐसा नहीं है. एवरीडे मैं देखती हूँ कि हाँ टीचर यहाँ गलती किया है, वहाँ किया है. उसके लेवल्स भी अलग अलग होते हैं. बट बच्चों की तरह हम टीचर को डील नहीं कर सकते. Right. हमें उन्हें रिस्पेक्ट भी देनी है, हमें उन्हें गलती भी बतानी है, क्योंकि एक्चुअल में बच्चों को सिखाने वाला तो वही है. राइट. एज अ प्रिंसिपल मैं हर जगह नहीं जा सकती. क्या ऐसे कोई रूल या रेगुलेशन स्कूल लेवल पे नहीं होते हैं कि मैनेजमेंट में ये रूल्स डिफाइन कर रखे हैं कि आप मोबाइल यूज नहीं करोगे तो नहीं करोगे? होते हैं सर, ऐसे होते हैं. हाँ सर, हमारे स्कूल में भी है कि आप ड्यूरिंग क्लासेस, कॉरिडोर्स मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे. आप सिर्फ स्टाफ रूम में यूज़ कर सकते हैं, वो भी एजुकेशनल पर्पस से. मीन्स इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योर चैप्टर, लेसन प्लान, वो सब आप करना चाहते हो, प्रिपेयर अपनी लेक्चर से पहले कुछ टॉपिक्स देखना चाहते हो, कुछ रीड करना चाहते हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज क्लासरूम में तो हम अलाउ नहीं करते, वो कोई डिस्ट्रैक्शन है. तो एज अ टीचर अगर वो खुद यूज़ करेगा मोबाइल, तो फिर बच्चों को कैसे मना करेंगे? Right. एक और क्वेश्चन मेरे को आ रहा है दिमाग में. एक बहुत थिन लाइन है, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड पेरेंट. टीचर अपना काम कर रहा है स्कूल में, या मैडम काम कर रही हैं, सब एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन पेरेंट के दिमाग में हर समय एक क्वेश्चन होता है कि नहीं, कुछ ठीक नहीं है, या उसकी एक्सपेक्टेशन से बिलो है वो चीज़. रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल, टीचर एंड पेरेंट, इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? मतलब क्योंकि क्या इनका प्रॉपरली कम्बिनेशन में काम करना वो बहुत ज़रूरी है. अगर ये कम्बिनेशन थोड़ा सा भी हटा या उसके अंदर ब्रेक आया तो डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है. वो एक थिन लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे आप? सर देखिए, प्रिंसिपल का काम एज अ लीडर ये भी है कि वो पेरेंट और टीचर के बीच में ब्रिज का काम करता है. पेरेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, इन तीनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है प्रिंसिपल. उसको सुनना भी है सबको, बच्चे को भी सुनना है, पेरेंट को भी सुनना है, टीचर को भी सुनना है. उनको गाइड भी करना है राइट डायरेक्शन के लिए. राइट. गाइड इन अ प्रॉपर एंड राइट डायरेक्शन. वो डायरेक्शन चाहे वो पेरेंट हो, टीचर हो, वो अफेक्ट करेगा बच्चे पर. ओके. राइट. तो हम कैसे उनको एक गाइडेंस दे सकते हैं एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, वो बहुत डिपेंड करता है. उसके लिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब बहुत सारे इंडिसिप्लिन के केसेस आते हैं
अभी रिसेंटली केस आया कि बच्चे ने किसी को मार दिया क्लास में, उसने हिट किया एक बच्चे को। देन वो बच्चे में बहुत गुस्सा था, तो आपस में उन्होंने स्कफल हुआ और उन्होंने एक दूसरे को यहाँ पे ब्रुशेस और मार दिए। तो दोनों बच्चे आए, तब पेरेंट बहुत एग्रेसिव था, बिकॉज पेरेंट कहीं और नहीं भेजता, अपने रिलेटिव के घर भी नहीं भेजते आजकल, तो स्कूल भेजते हैं। तो स्कूल का वो कॉन्फिडेंस है, वो सेफ्टी सिक्योरिटी, वो स्कूल पर पेरेंट डिपेंड करता है ऑब्वियसली। उसकी रिस्पेक्ट स्कूल को करनी चाहिए। तो वो पेरेंट बड़ा गुस्से में आया कि स्कूल ने इन्फॉर्म किया, ऑब्वियसली दोनों के पेरेंट आए और आकर कि इसने मेरे बच्चे को मारा, इसकी आँख फूट जाती, आँख के पास लगा था। तो वो बहुत एग्रेसिव थे। देन दूसरे कि मुझे बताओ, अभी मिलवाओ उनके पेरेंट्स से जिसने बच्चे ने हिट किया। तो पहले हमने उनको बिठाया, बच्चे का पूरा सुना, टीचर को इन्वॉल्व किया, दूसरे बच्चे के पेरेंट को बुलाया सबसे बाद में। मतलब सब कुछ हो गया था सॉर्टेड, सब कुछ कर उसका पर्सपेक्टिव समझा। बातें करते करते ये समझ में आया कि उस बच्चे का एंगर एक दिन का नहीं था, पाइल अप हुआ था, उसको बुली किया गया था काफ़ी टाइम से। क्लास में जब उसके मार्क्स नहीं आते थे, उसको क्वेश्चन नहीं आता था, तो वो बच्चा उसके ऊपर हंसता था। तो ये बुली थी। बट ये बुली सोसाइटी में होती है, स्कूल्स में भी होती है, हम समझ नहीं पाते। तो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की कि वो उस चीज़ को ध्यान रखे कि वो 40 बच्चे, जो 30 बच्चे, 20 बच्चे की वट एवर द क्लास स्ट्रेंथ इज, उन बच्चों पर टीचर का एक का पता होना चाहिए कि उस बच्चे का बिहेवियर चेंज है तो क्यों है, वो इतना गुस्से में है तो क्यों है। तो वहाँ पर टीचर को टीचर का रोल समझाया कि अगर आपने ये चेक किया होता कि वो बच्चा उसको बुली कर रहा था इतने टाइम से, तो अगर टीचर वहाँ इंटरप्ट कर देती या टीचर उस चीज़ को ध्यान रखती, तो वो शायद वहाँ तक पाइलअप नहीं होता, तो वो कंडीशन ही नहीं आती। उसके बाद जो दूसरा बच्चा था, उसको उसकी मिस्टेक नहीं पता, उसको सब कुछ मजाक लग रहा है, उसको नहीं पता वो सामने वाला बच्चा सेंसिटिव है, तो वो उसको और प्रोवोक कर रहा है एवरीडे। वहाँ रिजल्ट है पेरेंट को लग रहा है अच्छा मेरे बच्चे को मैंने स्कूल में भेज दिया और इसने मेरे बच्चे को मार दिया, स्कूल ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। तो उस टाइम पर पेरेंट को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए कि वो भी हमारे इस स्कूल का पार्ट है, वो अलग नहीं है, चाहे वो हो चाहे हम एज अ स्कूल, एज अ टीचर, हम सब उनके बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ भला चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर हियर ऑन अ सिंगल टेबल। आइडिया समझ में आता है इसका कि इट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, teacher and parent also to understand the mindset of that child and work accordingly for the solution. Yes. This is one of the point what we should really take care of. Madam, thank you very much for being with us in our show today. We will reconnect with you again for next points like this only related with school. Thank you, ma'am. Okay. Thank you so much, sir.